एग्जम्पशंस फ्रॉम कैपिटल गेन। एक एग्जम्पशन अच्छे से देख लोगे, बाकी मिलती जुलती हैं समझ आ जाएंगी। सबसे पहले सेक्शन 54 के क्या एग्जम्पशन ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज ऑन ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंशियल हाउस। अगर किसी बंदे ने घर बेचा है, रेजिडेंशियल हाउस इंक्लूडिंग लैंड एंड बिल्डिंग, यानी घर बेचा है, घर का मतलब वही है जो सेक्शन 22 में आता है, देयर मस्ट बी अ बिल्डिंग, खाली प्लॉट नहीं है। बिजनेस प्रेमाइजेस ना हो, क्योंकि बिजनेस प्रेमाइजेस हो गया तो ये आउट ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी प्रीव्यू हो जाएगा, छोड़ो। ये लेट आउट हाउस हो या सेल्फ ऑक्युपाइड हो, सेक्शन 22 में देयर मस्ट बी अ बिल्डिंग, खाली प्लॉट ना हो, यू मस्ट बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, वो अपन ने पढ़ा था, बिजनेस में यूज ना करो। तो हाउस प्रॉपर्टी के सेक्शन 22 के अंदर जो कवर था चार्जिंग सेक्शन में, वही हाउस की बात कर रहा हूं, चाहे वो लेट आउट हो, चाहे लेट आउट हाउस हो, चाहे वो क्या हो सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस हो, हाउस प्रॉपर्टी में स्टडी करने लायक हो। ओके, सेक्शन 22 के अकॉर्डिंग अगर वो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आने वाला घर है, आप बेच दोगे और वो लॉन्ग टर्म गेन आ जाए। घर पे लॉन्ग टर्म कब आता है? जब वो लॉन्ग टर्म असेट्स हो। 229 के अकॉर्डिंग घर लॉन्ग टर्म कब होगा? जब उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग 24 मंथ से क्या होगा, एक्सीड करेगा। अगर वो लॉन्ग टर्म है, असेसी कौन? इंडिविजुअल और एचयूएफ, क्योंकि घर इन्हीं का होता है, कंपनी एलएलपी का घर नहीं होता। अगर लॉन्ग टर्म गेन आया, सपोज 1 दिसंबर 2019 में सेल ऑफ रेजिडेंशियल हाउस, आपने घर बेच दिया 50 लाख का। ओके, आपको खरीदे बड़े साल हो गए थे, आपने इंडेक्स की कॉस्ट को इंडेक्स किया, आपने कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को भी इंडेक्स किया, मान लो ये 30 लाख और ये 5 लाख, आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया घर बेच के 15 लाख। इस पे आपको 20% फ्लैट टैक्स देना है, लेकिन इनकम टैक्स आपको बेनिफिट दे रहा है कि अगर घर बेच के किसी को गेन आया है इंडिविजुअल या एचयूएफ को, तो उसको माफ करने के लिए कहता है कि आप नए घर में पैसा लगाना होगा। गेन लॉन्ग टर्म आना चाहिए, शॉर्ट टर्म पे 54 की एग्जम्पशन नहीं। मान लो 8 महीने पहले मैंने घर खरीदा, आफ्टर 8 मंथ्स बेच दिया, 10 लाख रुपए का प्रॉफिट, शॉर्ट टर्म है, क्योंकि घर तो 24 मंथ्स के बाद बेचोगे तो लॉन्ग टर्म होगा। तो अगर मान लो लॉन्ग टर्म गेन है तो वो भी वही एग्जम्प्ट हो सकता है 54 में, शॉर्ट टर्म नहीं। तो गेन आ गया, इसको बचा देगा, एग्जम्पशन मिल जाएगी किसमें? अंडर सेक्शन 54। आपको न्यू हाउस परचेज करना है या क्या करना है? कंस्ट्रक्ट करना है, या आप अभी नहीं खरीदना चाहते, डिपॉजिट टू कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डालना है। या तो रेडीमेड बना बनाया कोई फ्लैट, कोई घर ले लो प्लॉट्स बिल्डिंग समेत, या कोई फ्लैट, या फिर आप कंस्ट्रक्शन कर लो प्लॉट लेके उसके ऊपर घर, या फिर क्या आप कैपिटल गेन स्कीम में डाल दो कि मैं इसमें से निकाल के घर पे लगा दूंगा। तो वो स्कीम क्या है बात करूंगा। तो सेक्शन 54 कहता है अगर घर बेच के किसी इंडिविजुअल एचयूएफ को लॉन्ग टर्म गेन आया है तो कहता है इट कैन बी एग्जम्प्टेड अंडर सेक्शन 54 इफ द अमाउंट ऑफ गेन इज इन्वेस्टेड इन न्यू हाउस वेदर इट इज परचेज हाउस और कंस्ट्रक्टेड हाउस। तो आपका गेन क्या हो सकता है? माफ। 15 लाख लगा दो नए घर में, 15 माफ। अगर आपने लगा दिया 20, सारा माफ हो जाएगा। आपने 10 लगाया तो 10 माफ हो जाएगा। टैक्सेबल लॉन्ग टर्म गेन कितना बच जाएगा? 5। तो कौन सी बड़ी बात है? 50 लाख का बेच के गेन लगाने को ही तो कह रहे हैं इनकम टैक्स बच जाएगा। उन लोगों के लिए अच्छा है जो अपना पुराना घर बेच के, मान लो मार्केट के बीच में घर है, बेचा, अच्छे रेटों में बिक गया, काफी अच्छा खासा गेन आ गया, उस पर टैक्स देने से अच्छा आप और घर बना लें कहीं, तो जो गेन है माफ हो जाएगा। पैसा लगाना कितना है? जितने का गेन है उतना लगाओ, उससे ज्यादा लगा दोगे तो जितना गेन है उतना माफ होगा, कम लगाओगे तो कम माफ होगा, बाकी पे क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। तो ये सेक्शन 54 है। ये क्या कहता है? आपको इन्वेस्ट करना है, अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड विद इन 1 year before or within 2 years after the date of transfer
इन परचेज ऑफ हाउस, परचेज ऑफ न्यू हाउस। नया घर खरीदना है तो आपके पास टाइम बहुत है परचेज के लिए, 1 साल पहले 2 साल बाद के अंदर अंदर खरीद सकते हो। और यू कैन कंस्ट्रक्ट द हाउस, यू कैन कंस्ट्रक्ट द हाउस विद इन 3 years आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर, डेट ऑफ ट्रांसफर। ट्रांसफर की डेट से 3 साल के अंदर आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। अगर आपने परचेज करना है तो 1 साल पहले या 2 साल बाद, जैसे मैं अगर ये कह रहा हूं अपना ट्रांसफर की डेट जो है वो ट्रांसफर की डेट जो है, ये लो ट्रांसफर की डेट, इस क्वेश्चन में 1 दिसंबर 19 है, तो परचेज आप 1 दिसंबर 18 से लेके 1 दिसंबर 2021 के बीच में कर सकते हो, 1 साल और ये 2 साल। इस पीरियड में यू कैन परचेज द हाउस, परचेज कर सकते हो। कंस्ट्रक्शन करनी है, ट्रांसफर या सेल की जो डेट है वो 1 दिसंबर 19 है, आप विद इन 3 years यानी 1 दिसंबर 2020 तक आप परचेज कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। कंस्ट्रक्शन के लिए 3 साल बाद में है, परचेज के लिए 1 साल पहले या 2 साल बाद। ये पहले का रूल इसलिए, कई बार क्या होता है कि आप लोग क्या करते हैं, पहले घर बनाना आपने खरीद लिया, पहले नया घर खरीद लिया, इसको बेचने से पहले जाएंगे कहां बेच के, आपने इसको बेचने से 2-4 महीने पहले एक घर खरीद लिया, उसको खरीद के अपना सामान इसका पुराने वाले का नए वाले में शिफ्ट किया, फिर ये पुराना बेचा, तो क्या इसको बेच के जो गेन आया वो बच जाएगा? हाँ, वो ज्यादा पुराना ना खरीदो। वो कब खरीदो? सेल, पुराना घर बेचने के साल के अंदर अंदर, साल पहले, विद इन 1 year बिफोर। पता लगा 3 साल पहले खरीदा था, नो, विद इन 1 year बिफोर। यानी आपने दिसंबर 19 में बेचा है तो दिसंबर 18 से दिसंबर 19 के बीच में खरीद लो, या अभी नहीं खरीदा तो 2 साल और दे देते हैं आपको, दिसंबर 21 तक खरीद लो आराम से, अच्छा देख के फ्लैट खरीद लो, रेडीमेड कोठी खरीद लो, गेन क्या हो जाएगा? माफ। अगर आपने खरीदना नहीं है, यू वॉन्ट टू कंस्ट्रक्ट द हाउस, कंस्ट्रक्शन करनी है तो आप कर सकते हो विद इन 3 years आफ्टर। कब कंस्ट्रक्ट कर सकते हो? दिसंबर 19 में बेचा है तो 3 साल दे दिया आपको, दिसंबर 22 तक यू कैन कंस्ट्रक्ट द हाउस, कर सकते हो आराम से कंस्ट्रक्शन। एक स्टूडेंट ने पूछा सर कंस्ट्रक्शन में बिफोर का रूल नहीं है? नहीं है, यानी आप कंस्ट्रक्शन करो पहले, नहीं, कंस्ट्रक्शन बाद में। हाँ, ऐसा चलेगा कि दिसंबर 19 से जस्ट पहले आपने क्या की, कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी, जुलाई अगस्त 19 में, कंप्लीट कब हुई? दिसंबर 19 के बाद। तो जितना पैसा प्लॉट प्लस उसके ऊपर बिल्डिंग बनाने पे लगा है उतना गेन माफ हो जाएगा। अब आप देखो रिटर्न भरने की लास्ट डेट क्या होती है? ITR की जो डेट होती है वो होती है, मान लो प्रीवियस ईयर 1920 है, वैसे जनरल डेट होती है जुलाई 20। अब देखो आपको हो जाएगी, कोरोना के चक्कर में सरकार ने डेट बढ़ा दी, वो अलग इशू है। हम बुकिश दुनिया में चलें तो हमारे लिए लास्ट डेट क्या है? जुलाई 20। हाँ, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दे कि सितंबर 20 है, कोरोना की वजह से सरकार ने एक्सटेंड कर दी, तो ठीक है उसके अकॉर्डिंग। तो रिटर्न की डेट 1920 की रिटर्न की सपोज डेट ये है जुलाई 20। अप टू द डेट ऑफ रिटर्न आपने घर खरीद लिया या कंस्ट्रक्शन कर ली, उसके तो एविडेंस दे दो। ये लो जी, मैंने प्लॉट खरीदा, ये लो उसके ऊपर ईंटें सीमेंट लगा, कंस्ट्रक्शन चल रही है, ये पैसे लग गए, एविडेंस दे दो, गेन माफ। लेकिन अगर आप रिटर्न की डेट तक अभी बना नहीं कोई सिस्टम, आप कहते जी मैं तो खरीदूंगा रेडीमेड, लेकिन अभी मेरे रिटर्न भरने की डेट तक बना नहीं कोई प्रोग्राम खरीदने का, खरीद लूंगा, खरीदने के लिए 2 साल का टाइम है, या बना लूंगा 3 साल का टाइम है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैसे मान ले कि तू बना लेगा, खरीद लेगा, ठीक है तेरे पास टाइम है। तो फिलहाल तू क्या कर, कैपिटल गेन अकाउंट नाम से, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के नाम से किसी भी शेड्यूल्ड बैंक में जा, जैसे सपोज स्टेट बैंक में, PNB में गए, एक CG शॉर्ट में CGS के नाम से अकाउंट खुलवा ले और पैसा फॉर द टाइम उसमें डाल दे। जैसे ये 15 लाख रुपए में से कुछ नहीं लगाया, ना कोई घर खरीदा ना कंस्ट्रक्शन शुरू हुई, आप 15 लाख पे टैक्स बचाना चाहते हो, आप कहते हो जी ले लूंगा, ये कंस्ट्रक्शन कर लूंगा, अभी तो टाइम पड़ा है, तो आप ऐसा करो, एक बार के लिए 15 लाख किस में डाल दो? स्कीम में। बंदा कहता मैं तो 12 लाख डालूंगा, मुझे चाहिए पैसे बाकी,
12 डालेगा तो 12 ही माफ होएगा, फिर 3 पे टैक्स दे देना। 18 डालेगा तो 15 ही माफ होगा, उससे ज्यादा नहीं। तो स्कीम में जितने डालोगे उतना गेन माफ। माफ तो क्या, वेटिंग में आ गया। सरकार कहती है कि स्कीम में पड़ा हुआ पैसा, मान लो इसने कैपिटल गेन स्कीम में डाल दिया पैसा 1 मई 2020 में डाल दिया 12 लाख रुपए, 12 लाख रुपए गेन माफ हो गया। इसने क्या किया, कैपिटल गेन स्कीम में डाल दिया, 3 लाख रुपए क्या हो गया, टैक्सेबल। इस पे सरकार नजर रखेगी। सरकार जो स्कीम में डाले ना बैंक में आपने, इस पे नेग्लिजिबल इंटरेस्ट होता है, वही आपका नुकसान, इंटरेस्ट आना नहीं, नेग्लिजिबल। तो आपका पैसा जो ब्लॉक हो गया है उसे 12 लाख को निकाल के 2 साल के अंदर बेचने की डेट से, जमा कराने की डेट से नहीं, बेचने की डेट से, दिसंबर 19 से दिसंबर 21, मान लो 1 दिसंबर 21 आ गया, इसने अभी तक स्कीम से नहीं निकाले पैसे, लगाए ही नहीं, घर खरीदा नहीं, तो ऐसा है 1 साल और है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के लिए तो टाइम क्या है, दिसंबर 22। मैं कहता हूं कि अप टू 1 दिसंबर 2022 अमाउंट एक्सपेंडेड 9 लाख ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। बंदा कंस्ट्रक्शन कर रहा है, 9 लाख खर्चे। अनयूटिलाइज अमाउंट कितना है, अनयूटिलाइज अमाउंट। अब इनकम टैक्स कहता है भैया इतने साल कम है गया, 3 साल वेट की कंस्ट्रक्शन के लिए, तूने अभी तक उसमें से निकाल के 9 लाख रुपए लगाए हैं कंस्ट्रक्शन पे, और वेट नहीं कर सकते, ये 3 लाख क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। इसकी नेचर लॉन्ग टर्म की लॉन्ग टर्म रहेगी, क्योंकि ये कोई डिफॉल्ट नहीं है। ठीक है, अगला कहता है मेरा तो 9 लाख में बन गया, तो 9 माफ हो गए, 12 माफ हुए थे, 9 तो तूने सबूत दे दिए। बैंक से जब पैसा निकालोगे ना तो बैंक एविडेंस मांगेगा, कहां लगा रहा है, घर पे दिखा, एविडेंस दे, ऐसे। तो वो 9 लाख रुपए लगाए, 3 लाख अनयूटिलाइज है, स्कीम में खर्चे नहीं, कंस्ट्रक्शन का भी टाइम पूरा हो गया, दिसंबर 22 आ गया। अनयूटिलाइज अमाउंट इज द टैक्सेबल अमाउंट। ये टैक्सेबल होगा 3 लाख, लॉन्ग टर्म का लॉन्ग टर्म ही माना जाएगा, लेकिन ये टैक्स अब किस साल लगेगा, जब ये 3 साल पूरे हुए। 1 दिसंबर 22 यानी कौन से साल में आ गया, 2022-23 में, प्रीवियस ईयर 22-23 में ये बचा हुआ 3 लाख क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। आपने 12 लाख स्कीम में डाले थे, 12 लाख माफ हो गया था। घर पे आप विद इन टाइम, ये जो पीरियड है खरीद लो 21 तक, दिसंबर 21 तक। कंस्ट्रक्शन करनी है तो आप दिसंबर 22 तक कर लो। आपने 20 लाख लगा दिए घर पे इस डेट तक, दिसंबर 22 तक, तो सारा माफ, फिर इन चिंता खत्म इनकम टैक्स की। स्कीम से तो 12 निकाल के लगा दिए, और लगा दिए, और की टेंशन नहीं, हमें तो 12 लाख की टेंशन है। स्कीम क्यों बनी, क्योंकि रिटर्न की डेट तक अगर आप घर खरीद लो, यानी कि डेट ऑफ सेल से पहले खरीद लो या डेट ऑफ सेल के बाद, रिटर्न की डेट के बीच में गैप है, देखो दिसंबर 19 में बेचा, रिटर्न की डेट नॉर्मल जुलाई 20 है सपोज, तो उस डेट के बीच में भी 7-8 महीने हैं, उसमें घर खरीद ले या बना ले, उसका तो एविडेंस ही दे दे। मान लो एक आदमी क्या करता है, 54 की एग्जम्पशन लेने के लिए अप टू द रिटर्न, अप टू आईटीआर फाइलिंग, इस साल 19-20 की जो आईटीआर भर रहा है, अमाउंट एक्सपेंडेड ऑन कंस्ट्रक्शन, एक्सपेंडेड ऑन कंस्ट्रक्शन, उसने कंस्ट्रक्शन पे 5 लाख लगा दिए, ऑफिसर को सबूत भी दे दिया। ऑफिसर कहता ओके, वो जो प्लॉट है, इंटे हैं, सीमेंट है, बाकी कहता है कैपिटल गेन स्कीम में डाल देता हूं, 8 लाख डाल दिए उसने, 13 लाख माफ, पूरे डाल दे 10, पूरे माफ हो जाते 15। टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आ गया, 2। अब सरकार इस 8 लाख पे नजर रखेगी कि ये जो 8 लाख स्कीम में डाले हैं, ट्रांसफर की डेट के 2 साल में खरीदना होता है, कंस्ट्रक्शन कर रहा है ये तो 3 साल है, दिसंबर 22 तक, 1 दिसंबर 22 तक आपको क्या करना है, घर की कंस्ट्रक्शन पे पैसा लगाना है, वरना ये जो गेन माफ है ये क्या हो जाएगा, जो अनयूटिलाइज अमाउंट है वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो इस तरह से 54 मिलती है इंडिविजुअल एचयूएफ को। रेजिडेंशियल हाउस होना चाहिए, चाहे वो रेजिडेंशियल हाउस लेट आउट हो, चाहे वो घर क्या है, सेल्फ ऑक्युपाइड हो, इट डजंट मैटर, घर होना चाहिए। और इंडिविजुअल एचयूएफ को मिलती है ये एलएलपी फर्म या कंपनी को नहीं, लॉन्ग टर्म पे मिलती है, शॉर्ट टर्म पे नहीं। करना क्या है, विद इन 2 ईयर आफ्टर और 1 ईयर बिफोर यू कैन परचेज न्यू रेजिडेंशियल हाउस, और विद इन 3 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ सेल, ट्रांसफर की डेट से, यू कैन कंस्ट्रक्ट द हाउस।
अगर आप अप टू रिटर्न, अगर आप घर खरीद लो या कंस्ट्रक्ट कर लो, उसके एविडेंस दे दो, फिर तो गेन उसी वक्त माफ। लेकिन अगर अभी नहीं एक्सपेंड किया या कुछ भी एक्सपेंड नहीं किया, तो टिल देन आप अप टू फाइलिंग ऑफ रिटर्न यू कैन डिपॉजिट द गेन अमाउंट टू कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। कैपिटल गेन स्कीम में जमा करवाने का एविडेंस रिटर्न के वक्त देना होगा कि मैंने स्कीम में डाला है इनकम टैक्स को, तो गेन वेटिंग में आ जाएगा, माफ हो जाएगा। कल को टाइम के अंदर अंदर उस स्कीम से निकाल के लगा देना, ना लगाए पैसे पे क्या है, वापिस पहले भी लॉन्ग टर्म था, यहां भी स्कीम ना डालता लॉन्ग टर्म होता, तब भी लॉन्ग टर्म होगा। तो उस पे जब वो टाइम पीरियड पूरा होगा 2 साल और या कंस्ट्रक्शन के लिए 3 साल, उस साल अनयूटिलाइज अमाउंट जो स्कीम से नहीं निकाला उस पे टैक्स लग जाएगा। तो ये सिस्टम से ये कैपिटल गेन माफ होता है। तो आप देखो नोट्स पीडीएफ डाउनलोड कर लो जो डिस्क्रिप्शन में ऐड है, पेज नंबर 45 पे। इसमें अब इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है इस सारे को। क्या 54 में मैंने प्रोसीजर बता दिया कि हाउ टू क्लेम एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54, लेकिन ये क्या कहता है, ये कहता है अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 54, इफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एक्सीड 2 करोड़ रुपीज 2 करोड़ ऑन सेल ऑफ रेजिडेंशियल हाउस, घर बेच के अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 करोड़ से ज्यादा है तो यू कैन परचेज और कंस्ट्रक्ट वन हाउस टू क्लेम एग्जम्पशन ऑफ सेक्शन 54। आप एक घर ले सकते हैं अगर 2 करोड़ से ज्यादा का गेन है। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंशियल हाउस, जो घर बेचा उस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 करोड़ से कम है, 2 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है, 2 करोड़ से कम है, तो उस केस में यू कैन परचेज और कंस्ट्रक्ट 2 हाउसेस, 2 रेजिडेंशियल हाउसेस टू क्लेम एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54। यानी अगर मान लो मैंने घर बेचा 3 करोड़ रुपए का और कॉस्ट आ गई 2 करोड़, गेन आया 1 करोड़, तो उस केस में मैंने सेल कंसीडरेशन ऑफ हाउस घर बेच दिया 3 करोड़, मेरी कॉस्ट को इंडेक्स किया गया या कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को 2 करोड़ आया, मेरा लॉन्ग टर्म गेन तो 1 करोड़ है ना, इस कैटेगरी में फॉल कर गया 2 करोड़ से कम, तो मैं 2 घर खरीद सकता हूं। हाउस खरीदा, एक हाउस 70 लाख का, और एक और हाउस खरीद लिया मैंने, या कंस्ट्रक्ट कर लो, एक परचेज कर लो, एक कंस्ट्रक्ट कर लो 20 लाख, तो 90 लाख रुपए माफ हो जाएगा। इस तरह 10 लाख रुपए टैक्सेबल। या फिर अगर आपका ये मूड है कि ये जो घर खरीदने हैं ये ना सेमी कंस्ट्रक्टेड है, एक फ्लोर और बनाने की जरूरत है, तो और आप क्या स्कीम में पैसा डाल दो, कैपिटल गेन स्कीम में, सर मैं स्पेसिफाइड टाइम में इन दोनों घरों में से किसी के ऊपर फ्लोर और डालना चाहता हूं, तो स्कीम में डाल दो, वो भी माफ हो जाएगा जो टैक्सेबल हुआ है। 2 घर, लेकिन 2 घर वाला जो ये ऑप्शन है ना, एक बार अगर आपने ऑप्ट कर लिया, वंस इन लाइफ, होल लाइफ में कभी दोबारा 2 घर वाला ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। यानी मान लो मैंने अब ये 2 घर खरीद के गेन माफ करवा लिया, मैं एक घर में नहीं लगाना चाहता था, मैंने कहा यार कल को दिक्कत होती है बड़े घर में, 2 घर ले लेते हैं, बेचना भी आसान होगा, कल को बेचना हुआ तो 2 घर माफ करवा लिए मैंने। अब लाइफ में आगे जाके फिर मेरे को 2 करोड़ से कम का गेन आया, मैं अगेन 2 घर खरीदना चाहूं, नहीं, फिर एक घर वाला ऑप्शन खुला है आपके लिए हमेशा। 2 घर वाला ऑप्शन लाइफ में एक बार, कि आप 2 घर इकट्ठे खरीद लो या एक परचेज और एक कंस्ट्रक्ट कर लो, दोनों का गेन कट जाएगा, जितने के खरीदोगे गेन माफ। लेकिन ये रूल कब है? जब लॉन्ग टर्म गेन ऑन सेल ऑफ हाउस 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है और लाइफ में एक बार 2 घर वाला ऑप्शन है। एक वाला हमेशा मिलेगा, आज भी कल भी। जैसे 2-3 साल बाद एक घर बेचा, उस पर लॉन्ग टर्म गेन आ गया, तो आप क्या है, एक घर खरीद लेना, गेन फिर माफ हो जाएगा, घर बेच के घर खरीदोगे, लॉन्ग टर्म गेन माफ होगा, बस शॉर्ट टर्म नहीं। लेकिन 2 नहीं खरीद पाओगे, लाइफ में एक बार है। तो यहां पे पेज नंबर 45 पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन घर बेच के 2 करोड़ से ज्यादा आया,
उस केस में आप एक घर परचेज कर सकते हो, पीरियड वही है 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ सेल, या यू कैन कंस्ट्रक्ट एनी वन हाउस विद इन 3 ईयर आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ हाउस। ओके, खरीदना एक है, अभी नहीं खरीदना, अप टू द डेट ऑफ रिटर्न नहीं खरीदना चाहते या कंस्ट्रक्ट करना चाहते तो कैपिटल गेन स्कीम में डाल दो, एविडेंस आप रिटर्न के साथ लगा देना, गेन माफ वेटिंग में आ जाएगा। ओके, कहता है अगर 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है, यानी 2 करोड़ से कम है या इक्वल है, 2 करोड़ से कम है, तो मीडियम इनकम वाले लोगों को जिनका गेन 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है, उन लोगों को 2 घर खरीदने का ऑप्शन दिया है कि आप 2 घर, जैसे ये 2 घर का ऑप्शन इस तरह है, राम कुमार ने अपना एक घर बेचा 3 करोड़ का, 2 करोड़ की कॉस्ट करके 1 करोड़ का गेन आ गया। राम कुमार 2 घर इसलिए खरीद रहा है, सपोज एक खरीद रहा है 50 का और एक खरीद रहा है 40, मान लो उसके 2 लड़के हैं, कहते हैं अभी से 2 घर खरीद लेता हूं अपने नाम, कल को क्या पार्टीशन हुआ, दोनों भाइयों की नहीं बनी तो एक को वो दे दूंगा एक को वो, ऐसी एक बड़ा खरीदने की बजाय तो कल को झगड़े का सॉल्यूशन तो है एक जैसे करीब 2 घर ले लेता हूं, तो सरकार कहती ले लो, लाइफ में एक बार राम कुमार को कहो तो हो सकता है 2 घर माफ हो जाए, या एक परचेज एक कंस्ट्रक्ट कर लो, पीरियड वही है, परचेज करने हैं तो विद इन 1 ईयर बिफोर 2 ईयर आफ्टर, कंस्ट्रक्ट करने विद इन 3 ईयर आफ्टर, अभी नहीं करने स्कीम में डाल दो, कुछ लगा दो घर पे, उसके सबूत दे दो रिटर्न की डेट के साथ विद इन द फाइलिंग ऑफ रिटर्न, और कुछ क्या कर लो आप स्कीम में डाल दो। तो वो कह रहा है कि अगर 2 हाउस है लाइफ में एक बार, दोबारा कभी ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। ओके, तो ये 54 में ही है 2 घर का, एक इसके जैसी 54F आएगी, उसमें नहीं है, उसमें सिर्फ एक घर वाला ही ऑप्शन है, चाहे गेन जितना मर्जी हो। इसमें 54 में है घर बेच के क्या खरीदना है, घर खरीदना है आपने। ओके, क्वांटम ऑफ एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 क्या बता रहा है पेज में नीचे, जितने का घर जमीन समेत खरीदोगे या स्कीम में डाल लोगे जोड़ लो। ठीक, एग्जाम्पल दे रहा है पेज पे नीचे 45 पेज पे, कहता अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2.10 करोड़ का है, नया घर 3 करोड़ का खरीदा, तो ठीक है ना, कैपिटल गेन 2.10 है, नया घर 3 करोड़ का खरीदा, सारा गेन माफ। लेकिन अगर गेन 2.10 करोड़ का है और जो खरीदा नया घर वो 1.6 का है, तो भैया गेन आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, पहली एग्जांपल में एग्जांपल 1 कहता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2.10 करोड़ का है, और आपने जो न्यू हाउस परचेज किया, न्यू हाउस परचेज्ड फॉर, वो 3 करोड़ का कर लिया, तो 2.10 करोड़ का 2.10 करोड़ क्या हो जाएगा माफ। एग्जाम्पल 2 में कह रहा है कि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2.10 करोड़ का है, आपने जो न्यू हाउस परचेज किया, न्यू हाउस परचेज फॉर, जो नया घर खरीदा आपने वो 1.6 करोड़ का खरीदा, तो भैया टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आ जाएगा, टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 0.5 करोड़, और इस पे टैक्स कितना लगेगा 20% फ्लैट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे ऐसे ही लगता है। चलो अभी बाकी स्कीम में डाल लेता, अभी मैं फिर लगा दूंगा तो बच जाते। अब है विड्रॉवल ऑफ एग्जम्पशन। विड्रॉवल ऑफ एग्जम्पशन क्या है, आपने कोई घर खरीदा या कंस्ट्रक्ट किया, विड्रॉवल ऑफ एग्जम्पशन, विड्रॉवल ऑफ एग्जम्पशन। विड्रॉवल ऑफ एग्जम्पशन में कह रहा है कि 54 में भी, बी में भी, डी में भी, सब में ये रूल है। 54 की बात कर रहा हूं फिलहाल, वैसे 54B 54D आगे आएंगे उसमें भी ये रूल लगेगा कि ये जो घर खरीदा आपने नया घर विद इन 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन, कहता है लॉकआउट पीरियड है, लॉकआउट पीरियड है 3 ईयर। जैसे सपोज एग्जांपल 1 की बात कर लूं, आपने ये 2.10 करोड़ का खरीद लिया नया घर, आप इस नए घर को बेच नहीं सकते 3 साल तक, लॉकआउट पीरियड है। इफ सोल्ड विद इन 3 ईयर, तो आप डिफॉल्टर हो। इस केस में सेल कंसीडरेशन ऑफ न्यू हाउस, जितने का बेचोगे नया वाला घर 3 साल के अंदर, उसमें से लेस कॉस्ट करेंगे। कैसे, जितनी की एक्चुअल कॉस्ट आपने खरीदा था माइनस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जम्प्टेड अर्लियर, जितना पहले माफ हुआ कम कर लो, वो कॉस्ट कम करना और गेन शॉर्ट टर्म आ जाएगा, ये रूल है।
डिफॉल्ट की सजा है लॉन्ग टर्म की जगह गेन क्या आ जाएगा, शॉर्ट टर्म। और आप जानते हो शॉर्ट टर्म पे स्लैब लगती है और 5 लाख से 10 लाख तक 20 और 10 लाख के बाद 30% भी लग सकता है, और लॉन्ग टर्म पे करोड़ों में भी हो 20% से ज़्यादा नहीं लगता। तो ये नुकसान है, शॉर्ट टर्म में 30 भी लग सकता है, शॉर्ट टर्म मान लिया जाएगा। जितने का नए वाला बेचोगे 3 साल के अंदर, लेस कॉस्ट का मतलब जितने का खरीदा माइनस जितनी आपको 54 सेक्शन में एग्जम्पशन मिल गई थी पास्ट में, कम कर लो, बची हुई कॉस्ट कम करनी है। इसके लिए आप एग्जाम्पल 3 देख लो। एग्जाम्पल 3 क्या कह रहा है, कहता अगर इलस्ट्रेशन 1 का ही, एग्जाम्पल 1 का ही डाटा लें, नया घर जो है वो 3 करोड़, ये कहता है इफ न्यू हाउस जो है, एग्जाम्पल 1 देख लो एक बार, 3 करोड़ का, हाँ, जो ये 3 करोड़ का खरीदा था जिसकी एक्चुअल कॉस्ट 3 करोड़ थी, वो घर इसने 3 साल क्या, इसने तो साल 1.5 साल के अंदर ही 21 महीने के अंदर ही, विद इन 21 मंथ 21 महीने में ही बेच दिया। कितने का, इसने बेच दिया 5 करोड़। तो इसकी कॉस्ट कितनी थी, 3 करोड़। 3 करोड़ का खरीदा था एक्चुअल कॉस्ट, माइनस गेन माफ कितना हुआ था, अंडर सेक्शन 54 माफ हुआ था 2.10 करोड़। तो तेरे लिए ये मानना कितने का जाएगा, 0.9 करोड़, और 4.10 करोड़ का कौन सा गेन आ जाएगा, शॉर्ट टर्म। यानी जो मतलब ये हो गया, सीधी सी बात है, आपने 3 वाला 5 में बेचा, 3 वाला 5 में बेचा, गेन कितना आ गया, 5 करोड़ माइनस 3 करोड़, 2 करोड़ का गेन वो, प्लस जो पास्ट में माफ हुआ था कैंसिल, पास्ट में 2 पॉइंट पास्ट एग्जम्पशन अंडर 54 2.10 हुआ था कैंसिल, तो मिला के 4.10 करोड़, और गेन भी कौन सा मान लेंगे, शॉर्ट टर्म। कहता है कि 3 साल का लॉकआउट पीरियड है, जब तूने घर खरीदा या कंस्ट्रक्ट किया और 54 की एग्जम्पशन ले ली, अब जब वो कंप्लीट हुआ या परचेज किया उसके 3 साल तक रख, घर है तो रह, 3 साल के अंदर बेचा तो जितने का बेचेगा माइनस कॉस्ट, जितने का खरीदा था एक्चुअल माइनस कर लो जो गेन माफ हुआ था, गेन कैंसिल मतलब 3 माइनस 2.10 0.9 कॉस्ट मानते हुए 5 माइनस 0.9 टैक्स किस पे लगेगा, 4.10 करोड़ पे। यानी कहने का मतलब यही हो गया कि 3 का खरीदा, 5 का बेचा, 2 करोड़ का तो नया गेन आया ही आया, और जो पुराना गेन माफ हुआ था कैंसिल हो गया 2.10 वाला। तो आपको टैक्स किस पे देना पड़ेगा, 4.10 पे, और मानना भी कौन सा जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, बिकॉज यू आर डिफॉल्टर इन दैट केस। क्योंकि आप लॉकआउट पीरियड में कैसे बेच सकते हैं, डिपार्टमेंट कहता है। तो लॉकआउट पीरियड में बेचना नहीं था, घर अपने पास रखना था, आपने बेचा है तो गलत किया, जो गेन माफ था वो क्या हो गया, टैक्सेबल। इस तरह से, हाँ, स्कीम से नहीं निकालने वो अलग इशू है, मैं क्या करूं, घर में बच गए, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी पैसे स्कीम से निकालने की, तो उस केस के अंदर यू विल नॉट बी ट्रीटेड एज डिफॉल्टर। अनयूटिलाइज अमाउंट टैक्सेबल तो होगा, जब वो पीरियड पूरा होगा 2 या कंस्ट्रक्शन का 3 साल, तब टैक्सेबल तो होगा, पर वो शॉर्ट टर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, इट विल बी ट्रीटेड एज लॉन्ग टर्म। डिफॉल्ट लॉकआउट में बेचने पे सारा ही गेन, पुराना कैंसिल नए वाला, पर निकालने का तरीका क्या है, जो नया हाउस था वो जितने का बेचोगे लेस कॉस्ट, जो एक्चुअल कॉस्ट है माइनस 54 की जो एग्जम्पशन ली थी लेस कर लो, बची हुई कॉस्ट ही लेस करनी है न्यू हाउस के सेल प्राइस में से। जो गेन आएगा वो सारा का सारा क्या ट्रीट करेंगे अपन, सारा का सारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और शॉर्ट टर्म नुकसान देता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म तो 10 लाख के बाद 30% में भी जा सकता है इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए। हाँ, कंपनीज हैं तो उन पे, या पार्टनरशिप है उनके लिए तो शॉर्ट टर्म भी 30 में जाना है, ठीक है, और लॉन्ग टर्म क्या है 20, तो शॉर्ट टर्म उनको हमेशा ही नुकसान दे सकता है, लॉन्ग टर्म तो उनके लिए भी 20% में है। तो इसलिए आप ये डिफॉल्ट ना करें। ओके, अब ये क्या कहता है, अगर कैपिटल गेन स्कीम में डाले राम ने, सपोज एक नीचे नोट लगा हुआ है पेज नंबर 46 पे सेकंड पॉइंट के, राम ने अभी क्वेश्चन कर रहे थे कि सपोज 12 लाख स्कीम में डाले, 9 लाख यूज कर लिए, घर बना लिया, और राम एक्सपायर हो गया। अब क्या करे, राम घर बना रहा था, एक्सपायर हो गया, 3 लाख रुपए स्कीम से नहीं निकाल पाया, तो क्या टैक्स लगे?
कंसेप्ट तो यही है कि वो 3 लाख बचे हुए अनयूटिलाइज बच्चे क्या करें, जो घर राम बना रहा था उस घर पे लगा दें, गेन माफ। लेकिन कोर्ट की जजमेंट है, अगर स्कीम में डाले हैं और बंदा एक्सपायर हो गया, अनयूटिलाइज अमाउंट पड़ा है, नो डाउट रिप्रेजेंटेटिव को जाएगा जो एक्सपायर हुआ है, पर उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। हम क्या कहें, कोर्ट की जजमेंट है। कैपिटल गेन स्कीम पे जो पैसा पड़ा है अनयूटिलाइज, जो असेसी एक्सपायर होने की वजह से यूज नहीं हुआ, तो उस पर क्या रिप्रेजेंटेटिव को टैक्स नहीं देना। लेकिन हाँ, मान लो अनयूटिलाइज का चक्कर नहीं, एक बंदे ने घर बेचा, गेन आ गया, मान लो बेचा 1 दिसंबर 19 में घर बेचा राम ने, गेन आ गया। अभी राम सोच रहा है घर खरीदे, स्कीम में डाले, कंस्ट्रक्शन करे, राम की डेथ हो गई, कुछ भी नहीं किया था, तो उस गेन पे टैक्स नहीं लगेगा? लगेगा। टैक्स कौन भरेंगे? रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन कोर्ट की जजमेंट है, क्या करें, वो रिप्रेजेंटेटिव टैक्स ना भर के वो बिल्कुल वो ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं, अगर राम जिंदा होता जो ऑप्शन वो यूज करता, मींस रिप्रेजेंटेटिव घर खरीद सकते हैं या कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, स्कीम में डाल, यानी कहने का मतलब उनको, वो रिप्रेजेंटेटिव को सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं टैक्स बचाने के लिए। 54 की एग्जम्पशन परिवार वाले ले सकते हैं। एक केस सुनना, एक केस हुआ कि मान लो मैंने 1 दिसंबर 19 को घर बेचा, वो घर बेच के मैंने एक सोसाइटी में फ्लैट खरीद लिया, उसका पेमेंट कर दिया चेक से, तो बस समझो मुझे गेन क्या हो जाएगा, जितने का फ्लैट एग्जाम। लेकिन उस फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं हुई, रजिस्ट्रेशन उस एरिया में बंद है, कोई एफिडेविट आ गया, पोजेशन मिल गई, कोई कार्ड वार्ड मेंबरशिप मिल गई मुझे, तो बस काफ़ी है, रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। आपके पास एविडेंस होने चाहिए कि यस यू आर ऑनर ऑफ न्यू हाउस, चेक वेक से पेमेंट दे दो, एफिडेविट ले लो, पोजेशन मिल गई, देन ओके, आप गेन एग्जम्प्ट करवा लेंगे। और एक बात, क्या था, मेरा एक घर था, मैंने क्या किया, सपोज 2 घर है मेरे, एक घर और ये एक घर, मैंने ये बेच दिया, सेल ऑफ हाउस, मैंने ये रेजिडेंशियल हाउस बेच दिया 40 लाख का, इसकी कॉस्ट को इंडेक्स किया, मान लो 10 लाख आ गई, मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आ गया, 30 लाख का। मैं इसको बचाने के लिए मैं इस घर पे फ्लोर और डालना चाहता हूं, मैं सोच रहा हूं ये बेच दिया हाउस 1, हाउस नंबर 1 मैंने बेच दिया, मेरा जो हाउस नंबर 2 है वो सिंगल स्टोरी है, मैं सोच रहा हूं कि इस घर पे फ्लोर और डाल लूं, एडिशनल फ्लोर कंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस ऑन एग्जिस्टिंग हाउस, और मेरे 28 लाख रुपए लग गए, मैंने सबूत भी दे दिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, सेक्शन 54 में ये भी माफ हो जाएगा। टैक्सेबल लॉन्ग टर्म गेन कितना बचेगा, 2 लाख। कहने का मतलब आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एग्जिस्टिंग घर के ऊपर फ्लोर डाल लें, वो भी चल जाएगा। तो ये बता रहा है पेज नंबर 46 पे कि असेसी ने नया हाउस जो है स्पेसिफाइड टाइम में खरीद लिया, रजिस्ट्री नहीं हुई, कोई मैटर नहीं है, गेन माफ हो जाएगा। ओके, कहता है सेकंड, कहता कुछ घर खरीद ले, कुछ उस पे फ्लोर डाल ले, चलेगा, कंस्ट्रक्शन परचेज मिक्स चलेगा, यानी एक घर खरीद लिया सिंगल स्टोरी, उस पे फ्लोर डाल लो या अपने ही एग्जिस्टिंग घर पे फ्लोर डाल लो, एक ही बात है, इनकम टैक्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, गेन माफ हो जाएगा। ओके, प्लॉट की कॉस्ट भी नए घर में कवर्ड है, हाँ, नया घर का प्लॉट खरीदा 10, उस पे बिल्डिंग बनाई 15 लाख, 25 लाख की एग्जम्पशन ले पाओगे 54F में। ओके, कंस्ट्रक्शन पहले शुरू हो बाद में कंप्लीट चलेगा, लेकिन कंस्ट्रक्शन सारी बेचने से पहले कंप्लीट कर लो, नॉट अलाउड, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के लिए विद इन 3 ईयर, आफ्टर है, बिफोर का पीरियड नहीं। कंस्ट्रक्शन बिफोर में शुरू कर लो, बिफोर द ट्रांसफर ऑफ हाउस, लेकिन मस्ट बी कंप्लीटेड आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ हाउस, देन ओके, पूरी कॉस्ट बिफोर आफ्टर की लेस हो जाएगी, 54 ये कह रहा है। ओके, तो कहता है कैपिटल गेन लीगल रिप्रेजेंटेटिव का सेल्फ ऑक्युपाइड लेट आउट फ्लोर और बनाने, ठीक है। ये एक बड़ा अच्छा केस है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस नटराजन का 2006, अच्छा केस है, कोर्ट की जजमेंट। बंदे ने घर बेचा, गेन आया, इस गेन को बचाने के लिए उसने वाइफ के नाम घर खरीद लिया,
लगता तो है कि हर आदमी अपनी इनकम के लिए सेसी है, तो वाइफ के नाम नहीं अपने नाम खरीदो। पर वी नटराजन के केस में, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स सीआईटी वर्सेस वी नटराजन के केस में कोर्ट ने कहा तो क्या हो गया कि बंदे राम ने घर बेचा और वाइफ के नाम घर खरीद ले तो 54 कांट बी डिनाइड, 54 से इनकार नहीं किया जा सकता, तो वो 54 की एग्जम्पशन ले सकता है। तो आप ये सेक्शन 54 अच्छे से पढ़ लो। लॉन्ग टर्म गेन, घर बेच के आया हो, रेजिडेंशियल हाउस या लेट आउट हाउस, इंडिविजुअल एचयूएफ को आया हो, एलएलपी कंपनी को ये 54 की एग्जम्पशन अलाउड नहीं है। और अगर 2 करोड़ या उससे कम का गेन है, यू कैन परचेज 2 हाउस या कंस्ट्रक्ट 2 हाउस या 1 परचेज 1 कंस्ट्रक्ट, पर लाइफ में एक बार। गेन 2 करोड़ से ज्यादा ना हो, 2 करोड़ या उससे कम हो। अगर गेन 2 करोड़ से ज्यादा है तो यू हैव टू परचेज ओनली 1 हाउस और कंस्ट्रक्ट 1 हाउस, 2 नहीं। ठीक, वो अगले बार घर बेचोगे फिर भी ऑप्शन ले सकते हो। याद रखना ये शॉर्ट टर्म गेन पे नहीं मिलती, 54 सिर्फ लॉन्ग टर्म पे मिलती है। खरीदने का पीरियड 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर आफ्टर यू कैन परचेज, और विद इन 3 ईयर आफ्टर यू कैन कंस्ट्रक्ट द हाउस। टिल देन यू कैन डिपॉजिट द अमाउंट टू कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, और वहां का प्रूफ आप रिटर्न के साथ अटैच कर दें। गेन आपका वेटिंग में है, आप क्या है उस स्पेसिफाइड टाइम में घर खरीद लें या बना लें। ना यूज किया पैसा अनयूटिलाइज टैक्सेबल होगा, नेचर लॉन्ग टर्म की लॉन्ग टर्म रहेगी। लेकिन विड्रॉवल में खरीदा घर या कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के 3 ईयर का लॉकआउट पीरियड है, बेचना नहीं। बेचा, जितने का बेचा लेस कॉस्ट, जितने का खरीदा था नए वाला हाउस माइनस जो पास्ट में 54 में एग्जाम्प्ट हुआ लेस कर लो, वो बची हुई कॉस्ट कम करके जो गेन आएगा हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। और शॉर्ट टर्म को बचाने का कोई तरीका भी नहीं होता कि और खरीद ले अब नया, ना, शॉर्ट टर्म कभी बच नहीं सकता। ओके, ये सारी बातें माइंड में रखो, लॉकआउट पीरियड को माइंड में रखो, गेन कैसे माफ होता है और क्या है कैपिटल गेन स्कीम, ये सब माइंड में रखो, तो ये 54 हो जाएगी। तो एक आधा क्वेश्चन देखते हैं 54 से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 44 आईसीआई के मॉड्यूल का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, मिस्टर सी ने घर खरीदा जुलाई 17 में 10 लाख का, और उस पर फ्लोर बनाया अगस्त में 2 लाख का 17 में, और ये अप्रैल 19 में बेच दिया। अप्रैल 19 में, तो अप्रैल 19 में सेल कंसीडरेशन ऑफ हाउस, आपने अप्रैल 19 में घर बेच दिया 20 लाख, खरीदा कब था, जुलाई 17। अब देखो जुलाई 17 से अप्रैल 19, 1 साल और 10 महीने हुए हैं, और लॉन्ग टर्म होने के लिए घर को 24 मंथ्स चाहिए। इट्स अ शॉर्ट टर्म असेट्स, तो कॉस्ट को इंडेक्स नहीं करना, सीधा कम करो 10 लाख, और इंप्रूवमेंट को भी इंडेक्स नहीं करना, असेट शॉर्ट टर्म है, कितने का 2 लाख। तो आप देखोगे यहां से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ रहा है कितने का, 8 लाख का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इसको बचाने के लिए ये सितंबर 19 में और घर खरीद रहा है, सितंबर 19 में न्यू हाउस परचेज, कितने का खरीदा इसने नया घर, 5 लाख। पर नहीं, सेक्शन 54 एग्जम्पशन नॉट अलाउड, नॉट अवेलेबल आउट ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि वो किस पे मिलती है, सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे मिलती है, शॉर्ट टर्म में से नहीं मिलती, इसलिए भूल जाओ एग्जम्पशन को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है, आप कर लेंगे। 4 लाख का घर खरीदा है, 1 लाख स्कीम में डाले हैं तो गेन 5 माफ हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। ओके, 46 क्वेश्चन पे आना। 46, एस ने घर बेच दिया 28 जून 19 में, सेल ऑफ हाउस, रेजिडेंशियल हाउस, आपने घर बेच दिया है 30 लाख का, ये घर आपने बेच दिया है सपोज 30 लाख। ओके, देख लेते हैं, 30 लाख का घर बेच दिया आपने, और इसने खरीदा था अक्टूबर 5 यानी 5/6 में खरीदा था 520 का, तो करो कॉस्ट को इंडेक्स, बड़े साल हो गए, कितने का खरीदा था 520, आज का इंडेक्स है 289, और 5/6 का इंडेक्स नीचे दे रखा है 117, करो। फिर कह रहा है इस पे इंप्रूवमेंट भी की थी 6/7 में, तो इंडेक्स करो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की, 270 की इंडेक्सिंग करो, आज का इंडेक्स 289, और ये इंप्रूवमेंट कब की थी 6/7 में, 6/7 का इंडेक्स 122, तो आप यहां पे इंडेक्सिंग करके कम कर लेंगे, इंडेक्सिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 520 इंटू 289 डिवाइडेड बाय 117, ये आ जाएगा 12,84,000
444। फिर आप करो 270 इंटू 289 डिवाइडेड बाय 122, ये आ जाएगा 639,590। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आ गया यहाँ 1284,444 माइनस करेंगे 30 लाख में से, तो ये आ रहा है 10 लाख समथिंग आ रहा है। इसको इंडेक्स करके आप करेंगे तो 10 लाख समथिंग आ जाएगा। ओके 10,75,966 ऐसा कुछ आ जाएगा। इसमें से ये 54 की एग्जम्पशन लेना चाहता है, चेक करते हैं एग्जम्पशन मिलेगी कि नहीं। इस डेट से 1 साल पहले, 2 साल बाद परचेज और 3 ईयर आफ्टर, यानी 28 जून 22 तक यू कैन कंस्ट्रक्ट द हाउस। तो देखते हैं इसने क्या किया। इसने क्या किया 8.5 लाख का हाउस परचेज कर लिया। हाउस परचेज ऑन कब खरीदा इसने, अक्टूबर 19 में, तो इसके 2-4 महीने बाद ही खरीद लिया 8.5 की 54 मिल जाएगी, नया रेजिडेंशियल हाउस खरीद लिया, ठीक है। तो टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन प्रीवियस ईयर 2019-20 कितना आ जाएगा, तो आप देख लो इसमें से 850 कम करके तो ये आ जाएगा 225 समथिंग आ जाएगा, 225,966 का आ गया टैक्सेबल। इतने का थोड़ा और ज्यादा खरीद लेते पूरा माफ। अब देखो ये 21 अक्टूबर 19 को खरीदा है ना, तो लॉकआउट पीरियड क्या है इसका, न्यू हाउस का लॉकआउट पीरियड ऑफ न्यू हाउस, नया घर नहीं बेचना अप टू कब 21 अक्टूबर 2020 तक, ठीक। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये एक घर ये वाला जो खरीदा था न्यू हाउस बेच रहा है, न्यू हाउस सोल्ड ऑन, कब बेच रहा है नया घर, ये 16 जुलाई 2020, यानी 20-21 वाले साल में बेच रहा है। कितने का बेच दिया इसने, 10 लाख। इसकी कॉस्ट क्या लोगे, एक्चुअल कॉस्ट में से 8.5 इसकी एक्चुअल कॉस्ट थी, एक्चुअल कॉस्ट में से कम कर लो 54 की एग्जम्पशन जो अर्लियर आपको क्लेम हुई थी। कितने की क्लेम हुई थी, 8.5 की ही क्लेम हुई थी, 8.5 का खरीदा था, 8.5 ही माफ हो गया था, तो इसकी कॉस्ट 0। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो टैक्सेबल आएगा इस केस में 10 लाख रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल हो गया। 2020-21 प्रीवियस ईयर कह दो या 21-22 असेसमेंट ईयर में 10 लाख टैक्सेबल। अब फिर इसको बचाने के लिए 8 लाख खरीद रहे हैं, नहीं, अब ये शॉर्ट टर्म है, सेक्शन 54 की एग्जम्पशन नॉट अलाउड, शॉर्ट टर्म में से 54 की एग्जम्पशन नहीं मिलती। ये और घर खरीदना चाहता है, अब नहीं, तूने क्या है वो राइट खो दिया है, ये शॉर्ट टर्म गेन है, अब कोई चांस नहीं है इसमें। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 46-44 हो गए। इससे ये कंसेप्ट पूरी पिक्चर और अच्छे से माइंड में आ जाती है। जितने न्यूमेरिकल करेंगे तो ये एग्जम्पशन और अच्छे से हम अपने माइंड में सेट कर सकते हैं। चलो क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 में, क्या कह रहा है 47 में कह रहा है कि भाई एक बंदे ने 98 में 240 का घर खरीदा, 1 अप्रैल को मार्केट वैल्यू 7 लाख थी, 16 जुलाई 2019 में यानी कि 2019-20 प्रीवियस ईयर में उसने सेल कंसीडरेशन ऑफ हाउस, उसने अपना घर बेच दिया। कितने का बेच दिया, उसने बेच दिया 32 लाख रुपए में, ओके 32 लाख। लेकिन इस पे ब्रोकरेज वगैरह लग गई, दलाली लग गई, कितने रुपए की, 40। तो एक तरह से नेट सेल कंसीडरेशन ऑफ हाउस 31,60,000 का आ गया, 31,60,000 रुपए का इसका नेट सेल कंसीडरेशन आ गया। ओके अब ये घर की इंडेक्स करो कॉस्ट, खरीदा तो 240 लेकिन 1 अप्रैल 2001 का रेट लो, 98 में खरीदा था 240, इंडेक्स करो, इंडेक्स होके कितना आ जाएगा 289/100 करो, 7 लाख को इंडेक्स करो, 7 लाख इंटू 289/100, तो आप 20,23,000 कम करेंगे तो 3160 में से, तो 11,37,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया घर बेच के। अब क्या क्या ऑप्शन कह रहा है, कहता है रिटर्न की डेट 31 जुलाई है, सपोज 31 जुलाई 20 है। चलो फर्स्ट ऑप्शन ए, 8 लाख का न्यू हाउस खरीद ले जून 20 में, तो जून 20 तो रिटर्न की लास्ट डेट 31 जुलाई से पहले ही खरीद लिया, 8 माफ करवा लो, लेस 8 लाख 237 पे
337 पे टैक्स लग जाएगा। लेकिन बी केस कहते इसने जमीन खरीद ली 21 अक्टूबर 19 में 460, 530 इसने कैपिटल गेन स्कीम में डाला। बी सिचुएशन में पढ़ रहा हूं, लेस 54 की एग्जम्पशन क्या कह रहा है? ये कह रहा है जी प्लॉट परचेज कर लिया। कब प्लॉट परचेज किया इसने? 21 अक्टूबर 19 को। कितने का खरीद लिया? 460 का। चलो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा करवा दिए ऑन, कब करवाए? 10 जुलाई 20, 31 जुलाई रिटर्न की डेट है, कोई बात नहीं, 530 ये काम आ जाएंगे। फिर कहता है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा करवाए ऑन, कब? 31 अगस्त 20 में। तो ये तो लास्ट डेट निकल गई। लास्ट डेट जो थी वो लास्ट डेट निकल चुकी है। 2020 31 जुलाई तक कराने थे, अगस्त में करा रहा है नहीं, तो बस 49,990 माफ हो जाएंगे। टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बी सिचुएशन में ये बचेगा 147। तो इसमें देखो बी सिचुएशन में इसको 990 माफ हो जाएगा, 147। ये लेट होगा रिटर्न की डेट से 1 महीना, तो इसका बेनिफिट नहीं मिलने वाला। सी सिचुएशन में अगर वो 715 का एडिशनल फ्लोर बना ले किसी ऑलरेडी घर पे, तो सी कैटेगरी में क्या है? एडिशनल फ्लोर कंस्ट्रक्टेड। अगर वो एडिशनल फ्लोर बना ले 715 का, तो 54 की एग्जम्पशन मिल जाएगी। क्या दिक्कत है? 1137 में से 715 माफ कर दो, बाकी क्या आ जाएगा? टैक्सेबल। लेकिन डी कैटेगरी में कहता है कि अगर वो 740 कैपिटल गेन स्कीम में डाल दे। चलो मैं डी सिचुएशन पे आ रहा हूं। इसकी डी सिचुएशन पे क्या कह रहा है? सिचुएशन डी इससे रिलेटेड क्या कह रहा है? कह रहा है 740 स्कीम में डाल रहा है, 54 की एग्जम्पशन लेना चाहता है, तो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डाल रहा है ऑन 25 जुलाई 2020 को। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 31 जुलाई रिटर्न की डेट से पहले ही डाल रहा है 740। 2 लाख फिर डाल रहा है 1 अगस्त 20 में। नहीं काम आएगा क्योंकि वो लेट हो गया 31 जुलाई से। लेकिन उसने घर खरीद लिया, कहता है 5 अगस्त 2020 को जो स्कीम में डाले थे, पहले तो स्कीम में डाले थे 740 इस साल के लिए तो माफ। टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आ जाएगा? क्योंकि इसके बाद जो स्कीम में डाल रहा है 31 जुलाई के बाद वो काम आने वाला नहीं है। रिटर्न की डेट तक करवाना था, 397 टैक्सेबल हो गया। चलो ठीक है, और डाले थे स्कीम में रिटर्न के बाद वो काम नहीं आएंगे। ओके, तो टैक्सेबल ये। अब ये कह रहा है इसमें से अमाउंट एक्सपेंडेड ऑन परचेज ऑफ हाउस, घर खरीदने पे उसने कितना पैसा लगा दिया है? घर खरीदने पे उसने खर्च कर दिया है 725। अनयूटिलाइज कितना है? अनयूटिलाइज्ड अमाउंट है यहां पे 15,000। वो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल लॉन्ग टर्म। अगर आपका और खर्च करने का मूड नहीं तो ये 15 पड़े रहे, तो ये इस 3 साल पूरे होंगे। परचेज करना है तो 16 जुलाई 21, और अगर कंस्ट्रक्शन करना है तो 16 जुलाई 22। तो टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा। सपोज कंस्ट्रक्शन कर सकता है तो ये 16 जुलाई 22 को पूरे होंगे। तो ये प्रीवियस ईयर किस में टैक्सेबल होगा? 22-23 में कह दो, या कह दो असेसमेंट ईयर 23-24 में। 3 साल पूरे हो रहे हैं, तब बच गए जो 15,000 वो क्या होंगे? टैक्सेबल। तो मैंने एक एग्जम्पशन बहुत अच्छे से की विद एग्जांपल। तो आप देखो 3 साल में यूज ही नहीं किया, 725 यूज किया, बचा हुआ 15 टैक्सेबल। गेन की नेचर नहीं बदलेगी, लॉन्ग टर्म का लॉन्ग टर्म रहेगा। 3 साल पूरे हो रहे हैं। डेट ऑफ ट्रांसफर से देखो जुलाई 22, तो 22-23 प्रीवियस ईयर कह दो, या असेसमेंट ईयर 23-24 में इट विल बी द टैक्सेबल अमाउंट। ये टैक्सेबल अमाउंट आएगा।